भारतीय जनता पार्टी इस सट्टा को बंद नहीं कराना चाहती। हमने सट्टा बंद कराया, इसका से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। सीधे एसीबी पहुंच गए कि हाँ बताओ कौन सी एफआईआर है, करो तो कार्रवाई में चले आया हूँ। कुछ वैसा भूपेश करने के मूड में तो नहीं है। यदि नोटिस देते तो मैं जरूर जाऊँगा। एक बड़े होटल में बैठते हैं 2 धाकड़ मंत्री, उनके साथ जो कोष संभालते हैं वो लोग भी बैठते हैं, और एक एक उद्योगपति को बुलाया जा रहा है कि इतना वसूली शुरू हो गया। ये आरोप लगते हैं कि आपने अपने शासनकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया। उनमें कई ऐसे नाम थे, ढेबर की अक्सर चर्चा होती है, आपकी सरपरस्ती थी। एजाज ढेबर की बात करें जी, वो NSY की राजनीति कर रहा है कब से, 20 साल 30 साल से। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। आज की पंचायती में एक ऐसा मेहमान मेरे साथ है जिस मेहमान की पहचान के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है, मगर एक चीज़ ज़रूर है, राजनीति का ये वो शख्स है, ये वो खिलाड़ी है जिसके अंदाज में, जिसके DNA में आक्रामकता है। हमला और बहुत तीखा हमला इनकी सियासत की स्थायी पहचान है। दिलचस्प ये भी है कि उनके राजनीतिक विरोधी ये मानते हैं कि जब शक्ति के प्रथम और अंतिम स्तंभ के रूप में यह शख्स था, तो ये जो इनकी आक्रामकता थी, इन्होंने ही इनके ज़बरदस्त विरोधी बनाए। इस समय वो राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। जी हाँ, मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूँ। भूपेश बघेल जी ने अपने व्यस्ततम समय में से मुझे समय दे दिया है और मैं कुछ सवालों के साथ उनके साथ हाजिर हूँ। सर नमस्कार। 5 साल का मुख्यमंत्रित्व काल और अब प्रारंभिक कुछ अंतर लग रहे हैं या वैसे ही है? देखिए, आपके यदि लक्ष्य एक हो, आपका लक्ष्य यदि जनसेवा करना हो, तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना है, तो जब सत्ता में नहीं रहोगे तो फिर छटपटाहट होगी, जैसे बिना पानी की मछली तड़पता है। तो हमारा लक्ष्य केवल जनसेवा है। इस रास्ते में विपक्ष में भी रहना है, सत्ता में भी रहना है। तो वो सभी चीज़ें होगी राजनीति में। और जब सत्ता में थे तो कार्यक्रम, जो पार्टी की नीतियां हैं, उसे लागू करने में पूरी ताकत लगाए। जब विपक्ष में थे तो सरकार को कटघरा खड़ा करने में और जनता की आवाज़ उनसे मिलकर उठाने में पूरी ताकत लगा दी। आपके राजनीतिक विरोधी जो आपके अपने दल के भी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि आपकी आक्रामकता मर्म को स्थायी दुख दे देती है और आपके विरोधी मन से आपके विरोधी हो जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ऐसे कोई बात तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जो दल में हैं उनके साथ भी मेरे मधुर संबंध हैं, और जो विरोध में है उनसे भी कोई ख़राब संबंध नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि भूपेश बघेल मुद्दे की लड़ाई लड़ता है, गलत बात है उसको गलत कहने के साहस रखता है, तो ये बात तो समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी सियासत में भाग्य का कितना योगदान है? भाग्य तो बिना भाग्य का आदमी पहुंचता नहीं, लेकिन बिना कर्म के भाग्य बनता भी नहीं। केवल भाग्य के भरोसे कोई राजनीति करे और या कोई भी काम करे किसी फील्ड में, हो सकता है कि किसी का भाग्य प्रबल हो तो कम मेहनत से ज़्यादा सफलता मिल जाती है। लेकिन यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हालिया जो अभी आप फिर चर्चाओं में आ गए हैं, उसमें जो एक एसीबी की एफआईआर है, उसको लेके चुटकियां ली जा रही हैं कि भूपेश बघेल जी का भाग्य बड़ा प्रबल है। इस समय तो राजनीतिक वनवास जैसी स्थिति में थे, जूझ रहे थे, और फिर एक मौका दे दिया और भूपेश है जुझारू, लड़ने का मिल गया मौका, अब वो फिर से शुरू हो रहा है। नहीं, वनवास जैसी स्थिति तो राजनीति में थी नहीं। पार्टी हाईकमान से लगातार संपर्क में भी हम लोग हैं, और जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है वहाँ गया भी, और उसमें सफलताएं भी मिली। अभी अब लोकसभा की जिम्मेदारी, लड़ने की जिम्मेदारी दी तो वहाँ पूरे प्रण प्राण से लगे हुए हैं। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार क्या सूझा कि जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे थे लगातार, पूरे देश में अकेला राज्य है जहाँ कार्रवाई हो रही है, उसमें मेरा नाम घसीटना, तो ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेष ही दिखाई देता है।
क्या ये आपके लिए अब एक शानदार अवसर है कि अब आप फिर लड़ जाएं, फिर भिड़ जाएं? वो जो इस समय आप पीसीसी के चीफ हुआ करते थे, ऐसा ही एक मसला हुआ था, आप सीधे एसीबी पहुंच गए कि हाँ बताओ कौन सी एफआईआर है, करो तो कार्रवाई, मैं चले आया हूँ। कुछ वैसा भूपेश करने के मूड में तो नहीं है? देखिए, यदि नोटिस देते हैं, मैं कल भी बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस से, यदि नोटिस देते हैं मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि इसमें कोई गलत तो हुआ नहीं। पूरे देश भर में अकेला राज्य है जो सट्टे में कार्रवाई कर रहा है। 70 से अधिक एफआईआर कर दिया, 450 लोगों से अधिक गिरफ्तारियां हुई। और जब लगा कि ये कानून थोड़ा और मजबूत बनाया जाए तो हमने विधानसभा में संशोधन बिल भी लाया, उसे पारित भी कराया। और तो हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार इसी सट्टे में अब 28% की जीएसटी लगा रहे हैं, 4% सरचार्ज लगा रहे हैं, और उनके राज्य में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि नोएडा में हमारी पुलिस गई कार्रवाई करने तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिए थे कि वहाँ कार्रवाई मत करो, तो वो रोकने का काम कर रहे थे। तो स्थिति ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस सट्टा को बंद नहीं कराना चाहती। हमने सट्टा बंद कराया, इसका से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उन पर आरोप लगा कि बदलापुर की सियासत कर रहे हैं, ट्रांसफ़र तो ताश की गड्डी की तरफ फेंटे जा रहे हैं। सरकार के 90 दिन पूरे हुए ही हैं। वो बदलापुर का शब्द और वो ट्रांसफ़र के फेंटने जैसे जो शब्द थे, भूपेश जी कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, उस समय हम लोगों ने काम जो था, जो काम करे, जो जिम्मेदारी पूरा ना करे, उनका ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया था। तो वो ये इससे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं था। उसकी योग्यता के आधार पे काम दिए। बहुत सारे जो अधिकारी थे जो पिछले सरकार में मुख्यमंत्री के बहुत करीब थे, वो सब थे। मेरे यहाँ ओएसडी मैंने नहीं बदला, मेरे घर में जो सीएम हाउस में जो काम कर रहे थे उन कर्मचारियों तक नहीं बदला, जो सुरक्षा में थे उनको भी नहीं बदला। मैं कैसे बदला पूरा? नाम बोलो तो मैं नाम भी बता दूं, लेकिन अधिकारियों का नाम बताना उचित नहीं है। मैं ओएसडी का नाम बता सकता हूँ, सीएम सेक्रेटरी में काम कर रहे थे उनका नाम बता सकता हूँ, वो सारे लोग पदस्थ हैं और आखिरी तक के थे। अब ये है कि जो भूपेश बघेल के साथ जो काम किए हैं उसको चुन चुन के, और तो और जो सीएम हाउस में काम कर रहे थे छोटे छोटे जो कर्मचारी, पुलिस, कांस्टेबल, वो दूर भेजे जा रहे हैं खोज खोज के। कौन है उसको? बदलापुर तो अब है, और अभी तो उगाही शुरू हो गया है। बैठे हैं बढ़िया, वहाँ एक बड़े होटल में बैठते हैं, 2 धाकड़ मंत्री, उनके साथ जो कोष संभालते हैं वो लोग भी बैठते हैं, और एक एक उद्योगपति को बुलाया जा रहा है कि इतना वसूली शुरू हो गया। और फिर राइस मिलरों को बुलाया जा रहा है, तो ये तुम पहले पैसा जमा करो, फिर डीओ का तुम्हारा यहाँ से चेक रिलीज होगा। ये सारे गतिविधियाँ संचालित हो गई, खूब वसूली शुरू हो गया। आपकी कांग्रेस के भीतर जो सियासत चल रही है उसमें ये किस्सा है, ये बात चर्चाओं में है कि आप लड़ना नहीं चाहते थे, ये चुनाव आपको दिया गया कि नहीं भाई लड़ो, सही ना है? ये इसमें मैंने हाईकमान के सामने 2 बातें रखी कि या तो मुझे 11 लोकसभा प्रचार करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, है ना, या फिर मुझे 1 लोकसभा दे दी जाए। यदि चुनाव लड़ाने की इच्छा है हाईकमान की, तो मैं एक लोकसभा दे दी, मुझे बता दिया जाए दोनों में से कौन सा काम करना है। मैं अपने से होकर पूछा, मुझे पूछा गया कि क्या करना चाहते हो, मैं बोला जैसा हाईकमान तय करे। तो यदि लोकसभा टिकट देना है तो 1 सीट मैं लड़ूंगा और जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा ये है कि आप लोग टिकट दे देंगे तो मैं केवल 1 लोकसभा में मतलब फंस जाऊंगा। हालांकि 3 चरण में है तो काफ़ी समय मिलेगा प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे यदि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो पूरे प्रदेश भर में दौरा कर सकता था। राजनांदगांव जिस लोकसभा सीट पर आप लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ पे कवर्धा है। कवर्धा बीजेपी या जो संघ का एक प्रिय जिसको कहा जाता है कोर एरिया है, हिंदूवाद जिसको कहते हैं, या वो जो ध्रुवीकरण करती है, उसकी एक प्रयोगशाला सी मानी गई बीते चुनाव में, और सफल रही भाजपा वहाँ पे ध्रुवीकरण के मुद्दे पर।
वही कुछ मसला उसके और आसपास के इलाकों में है। राजनांदगांव आपके राजनीतिक शुभचिंतक डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है। क्या भूपेश वहाँ पे थोड़े से जटिल स्थितियों में फंसे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और ये तो नांदगांव के लोगों के लिए तो अच्छी बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ का विधायक है, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ का सांसद हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात होगी उनके लिए तो। आप नतीजा डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं हो जा मतलब भाई चुनाव लड़ रहा हूँ तो इस उम्मीद से लड़ रहा हूँ कि मैं जीतूंगा। मैं यही बोला कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अभी विधायक है, दूसरा सांसद हो जाएगा, ये मैंने कहा हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला हूँ। लेकिन आप पे ये आरोप लगते हैं कि आपने अपने शासनकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया। आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे उनमें कई ऐसे नाम थे, ढेबर की अक्सर चर्चा होती है कि आपकी सरपरस्ती थी। देखिए, कांग्रेस में सभी वर्गों का समावेश है और सभी वर्गों को लेके चलती रही है पार्टी। और जहाँ तक के मान लो जिन लोगों का नाम बोल रहे हैं, एजाज ढेबर की बात करें जी, वो NSY की राजनीति कर रहा है कब से, 20 साल 30 साल से, जोगी जी के साथ या उसके पहले से वो लगे हुए थे। फिर वो पार्षद भी लगे, महापौर बने तो सभी जो विधायक हैं, सत्यनारायण शर्मा जी और कुलदीप जुनेजा जी, इन सबके पसंद थे, सारे पार्षदों को पसंद थे। कोई मैंने तो उसे थोपा नहीं, क्योंकि पार्षदों के द्वारा चुनना था। मैं तो उसमें बिल्कुल इस मामले में तो डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास करता हूँ आंतरिक, कि आपके पसंद बता दो। मैं अपने क्षेत्र में भी कहता हूँ कि आप लोग तय कर लो किसको खड़ा करना है, किसको लड़ाना है, तो वही तय हुआ। और दूसरे मान लो मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या बात है, अकबर मेरे साथ साथ राजनीति में आए, मध्य प्रदेश के समय से राजनीति में है, तो आज आए हैं क्या? तो उस समय मैं लाया था उनको। मैं तो आज मतलब 10 साल, पिछले 10 साल से ही तो मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला। 5 साल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में। उसके पहले सब लोग राजनीति में थे, मैं लाया कहाँ से? यदि मेरे ऊपर होता तो मैं लाता उनको, यदि वो दूसरे फील्ड में रहते उसको लाता, तब ये होता कि मैंने उसको लाया। वो पहले से ही हैं, उनको स्थापित करने की जरूरत है, वो पहले से स्थापित है। आपके, हालांकि ये चूंकि चर्चाओं में है इसलिए पूछ लेता हूँ, आपको लेकर ये भी कहा जाता है, आपकी शैली में तारीफ में कहा जाता है कि ये जिसके साथ होते हैं फिर होते हैं, विरोध करते हैं, प्रबलतम विरोध करते हैं। आपके कई करीबी कोल स्कैम में माने गए कि ये दोषी हैं और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। बीजेपी उसको बार बार मुद्दा बना के हमले की तरह भेजती है। आपकी उप सचिव हों, सूर्यकांत तिवारी से आपके रिश्ते की बात हो, और आपकी ये शैली भी रही कि दृढ़ता से आप रहे, फिर वो शराब घोटाले में अनवर ढेबर का विषय क्यों ना हो। क्या ये शैली सियासत में मुश्किलों का सबब नहीं है? देखिए, सवाल इस बात का है कि यदि सूर्यकांत तिवारी बोले तो अग्नि चंद्राकर जी के दामाद हैं, ठीक है। वो प्रारंभिक तौर पे राजनीति में रहे, उसके बाद वो राजनीति से हट गए और उसके बाद वो ट्रांसपोर्टिंग के धंधे में रहे। वो अडानी के भी ट्रांसपोर्टिंग किया है, वो आर्यन ग्रुप के भी ट्रांसपोर्टिंग किया है, वो जोगी भी करीब में थे, वो ब्रिजमोहन जी के करीब थे। फोटो आप देखोगे तो अभिषेक सिंह और रमन सिंह के साथ भी उसके मधुर संबंध रहे हैं। तो जो व्यापार करेगा तो वो सत्ता पक्ष के लोगों से संबंध अच्छे बना के ही करता है, तो वो उनके संबंध उस प्रकार से रहे, जबकि मेरे कोई बहुत ज़्यादा करीबी संबंध नहीं थे। दूसरी बात यह है, जो अधिकारी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं और उस पर यदि कोई कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से उसे प्रोटेक्शन मुझे स्वाभाविक रूप से मुझे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कोल स्कीम आप 550 करोड़ का लगाए हैं, अभी तक के 3 साल हो गया आपको IT या उसके बाद ED छापा डाले, कितने संपत्ति आपने खोज निकाला? 100-150 करोड़ का निकाले, मतलब 450 करोड़ के आप संपत्ति, जितना आरोप लगाए उतना प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं आप। आरोप तो लगा दिए, लीकर में आप 2200 करोड़ का आरोप लगा दिए, पकड़ा कितना गया? 200 करोड़ की। चल संपत्ति मिला के भी 200 करोड़, 2000 करोड़ का आपने मतलब प्रमाणित कर नहीं पाए।
अब बात ये आती है कि आपने कोई लीकर पॉलिसी जो पिछली सरकार की थी हमने बदला नहीं, हमारी सरकार में क्या कहा, होलोग्राम चेंज किया, वही होलोग्राम जो कंपनी है वही होलोग्राम अभी भी दे रहे हैं, जो डिस्टिलर हैं वही अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, टेंडर तक नहीं बदला गया, टेंडर भी नहीं बदला गया, और उसके बाद जो प्लेसमेंट एजेंसियां वही काम कर रही है। तो या तो आप जो आरोप लगा रहे थे वो गलत है, या फिर जो आरोप लगा रहे थे वही काम आप खुद कर रहे हो। 4 महीने हो गए आपकी सरकार को, आपने एक भी कोई चीज इधर से उधर किया है क्या, बता दो। नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपके और राजनीतिक आरोप था। यदि गलत था तो फिर अब वही काम क्यों कर रहे हो आप? ना प्लेसमेंट एजेंसी बदला, ना आपके डिस्टिलर बदला, ना सप्लायर बदला, कुछ नहीं बदला है, चल वही रहा है। या तो आरोप लगा रहे थे वो गलत, और दूसरी बात ये है, अब आपके सामने बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, कि ये अब पहले आईटी ने छापा मारा, अब ईडी ने छापा मारा, अब फिर से एसीबी का आपने सौंप दिया। तो मतलब एजेंसी की भी अब यह है कि उसे जिंदा रखना है, अब हम पिंड छुड़ाते हैं, अब इसको दे दो ताकि ये कहा जाए कि जांच चल रही है, और लटका कर रखना है। अब 3 साल हो गया फाइनल, आप मतलब अभी तक ट्रायल आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी घटना के 3-3 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं और नई कोई चीज़ ला नहीं पा रहे हैं, तो कब तक के लटका कर रखोगे? इसका मतलब है कि आपके राजनीतिक उद्देश्य बस भूपेश बघेल से जुड़े हुए जो लोग हैं जो वो मानते हैं, हालांकि मेरा कोई जुड़ा हुआ नहीं, सारे अधिकारी मेरे थे जब मैं सत्ता में था। आज विपक्ष में हूँ तो सब उनके खिलाफ मैं बात करूंगा कि वो सत्ता में है, उन अधिकारी के खिलाफ मैं आंदोलन भी करूंगा, उनके खिलाफ बयान भी दूंगा, क्योंकि मेरा अब जो जिम्मेदारी है वो बदल गया है। मैं जनता मुझे सत्ता की जिम्मेदारी दी तो वो था, अब विपक्ष में हूँ तो जिम्मेदारी मेरी दूसरी है। भूपेश जी, आपके मुख्यमंत्रित्व काल में आपकी सरकार हर दावे करती रही, हर वर्ग के लिए काम किया भी, उसके असर भी दिखते थे, फिर वो किसानों का मुद्दा हो या दिगर और फिर ये विधानसभा में ऐसे नतीजे क्यों आए? इसको तो कोई समझ नहीं पा रहा है। रिजल्ट आने के 4 महीने बाद भी लोग हतप्रभ हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये होना नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है ये विधायक हरा देते हैं, सत्ता में तो आ ही रही कांग्रेस। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अधिकांश जगहों में अब सर्वे करा के देख लीजिएगा, मतलब 40 से 60% लोग ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब आधा से अधिक जो जनता है वो ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रही है। मैं भी खुद विश्वास नहीं करता। 2019 में जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ, मैं ईवीएम से नहीं कराया था, बैलेट पेपर से कराया था, जबकि इसके पहले जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हुए पंचायती राज में बैलेट से होता, लेकिन राज्य में नगरीय निकाय जो चुनाव है वो ईवीएम से होता था। मैंने नहीं कराया, मुझे विश्वास नहीं। लेकिन ईवीएम से तो आप खुद जीते हैं सर। जीते, ठीक है और ना, ठीक ठाक मार्जिन से जीते। कौन सा पाटन का? पाटन पहले पिछले साल 27,000 से जीते, पिछले कार्यकाल में। इस समय 20,000 हो गया भाई। ईवीएम यदि नहीं खेल खेला होता तो हम कहीं ज़्यादा वोट से जीतते, 50,000 से ऊपर जाता। राजनीतिक समीक्षक इस मामले में कहते हैं कि कांग्रेस चाहे जो तर्क दे, ईवीएम की बात करे या जो भी बात करे, इस हार के पीछे एक कारण खुद भूपेश बघेल हैं। आप सहमत हैं? जब सामूहिक नेतृत्व था और सब लोग जोर दे रहे थे सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, तो भूपेश बघेल अकेले जिम्मेदार के हैं। जितने जिम्मेदार वो लोग हैं उतने जिम्मेदार मैं भी हूँ। सही है, वो तो सामूहिक है। यदि मेरे नेतृत्व में लड़ा जाता तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता। हाँ भाई। अच्छा, एक सवाल जिसकी चर्चाएं होती हैं पर शायद प्रश्न के रूप में मैं शायद पहली बार एक ऐसा कर रहा हूँ। आप मानते हैं क्या कि राजनीति में चमत्कार जैसा तो खैर कुछ होता नहीं, जो होता है वो होता ही है, और कांग्रेस के भीतर खाने कांग्रेस से ही कुछ ऐसा हुआ कि चलो हार जाते हैं, ऐसा कुछ लगता है क्या कि कांग्रेस के भीतर खाने से ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं सोचता जी कि मैं हार जाऊँ। ऐसा कौन सोच के लड़ता है?
कोई ऐसा नहीं दिखता कि मैं चुनाव हारने के लिए लड़ूं, ऐसा तो मुझे एक भी नहीं दिखता। क्योंकि अगर कांग्रेस जीत जाती तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के दावेदार थे आप फिर नहीं, से। वो स्वाभाविक होने की बात अलग बात है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व था। सामूहिक नेतृत्व से जीतते तो कोई भी बन सकता था, वो तो चांसेस है। और जो ये बात यदि ऐसा कह रहे हैं कि चलो हार जाते हैं, तो वो मूर्ख नहीं है, वो राजनीति समझते हैं। क्योंकि सामूहिक नेतृत्व संभावनाएं सबके लिए खुली होती है, तो ऐसा मूर्खता कोई नहीं करेगा। एक आरोप आप पे लगता है, ये बीते समय के सवाल हैं, आज के नहीं है, और ये बीते समय से आखिरी सवाल है, अब इसके बाद नहीं होगा। कुछ विधानसभा सीटों पे भूपेश बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की। मेरे कोई समर्थक नहीं है, मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे साथी हैं। मेरा अपना कोई अलग से कोई साथी नहीं है। ठीक, मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, कहीं गुटबाजी नहीं, जो जहाँ योग्य दिखा उन सबको अवसर मैंने दिया। इस लोकसभा में वो कौन सा मुद्दा है भूपेश जी जो आपको लगता है कि इन कारणों से पब्लिक आएगी, इन कारणों से पब्लिक वोट देगी कांग्रेस को या कि भूपेश को, क्या लगता है? ये इसलिए वोट देगी कि आज महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्राही त्राही कर रहे हैं, सब परेशान हैं। और ये 10 साल में सरकार 2 गुना से 3 गुना महंगाई बढ़ा दिया है, और आम जनता का जीना दुभर हो गया है। दूसरी तरफ जो अमीर हो रहे हैं वो ज़बरदस्त उसकी अमीरी बढ़ रही है, और जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके साथ बहुत मतलब ये है कि सरवाइव कैसे करना है, ये बड़ी चिंता है। क्योंकि नौकरी का अवसर ख़त्म हो गया है जी। 30 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। रेलवे में भर्ती बंद है, रेलवे जितने चल रहे थे स्टॉपेज बंद हो गए हज़ारों के तादाद में, ट्रेनें बंद हो रही है, तो रोज़गार के अवसर नहीं हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो भाई जो सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया है उसके पीछे उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था, उसके पीछे ये था कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, उसके आर्थिक स्थिति में सुधार आए, सामाजिक स्तर में सुधार आए, इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया था। अब जो सरकार है उसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो केवल व्यापारिक दृष्टिकोण सोचता है कि पैसा कमाना है, लोगों को लाभ मिले, ये उद्देश्य नहीं है। तो ये बड़ा अंतर आया है, और इसके कारण से सार्वजनिक क्षेत्रों में जो रोज़गार के अवसर थे वो सब समाप्त हो गए, और महंगाई इतना बढ़ा दिए हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस कारण से भी, और छत्तीसगढ़ में जहाँ तक की बात है कि सरकार, कांग्रेस की सरकार के एक बार और रिपीट होना था, तो ये सोच लोगों की है। मैं समझता हूँ कि आज यदि किसानों को यदि कोई लाभ मिल रहा है तो पिछले हमारी सरकार के कारण से मिल रहा है। तो ये सब चीज़ किसान भी जान रहे हैं, मजदूर भी जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन योजनाओं को हम लोगों ने शुरू किया था, जिससे छोटे छोटे वर्ग उससे लाभान्वित हो रहे थे जी, वो सबको बंद कर दिया 3 महीने में। देखिए, गोबर खरीदना बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दी तो वर्मी कंपोस्ट बनना बंद हो गया। 2 लाख महिलाएं ये गौठान में सब काम कर रहे थे, उनको रोज़गार आपने छीन लिया। गौपालकों की जो पैसा मिल रहा था उसको आपने बंद कर दिया। फिर बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे 1.5 लाख लोगों को, वो बंद हो गया। अब नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। फिर तीसरा जो श्रमिक है, भूमि श्रमिक है, जिसको दे रहे थे वो बंद हो गया। जो कोदो कुट की रागी मिलेट्स को हम लोग बढ़ावा दिए थे, समर्थन मूल्य भी घोषित किया, खरीदी की व्यवस्था की, और उसके बाद वो 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे थे, वो भी आपने बंद कर दिया। लघु उपज 67 प्रकार की खरीदी कर रहे थे, वो भी आप अब सीमित करने जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले थे, अब उसकी गुणवत्ता के साथ आप समझौता कर रहे हैं, उसको सिर्फ शिक्षा विभाग में दे के उसकी गुणवत्ता को आप समाप्त कर रहे हैं। तो ये योजनाएं ऐसी थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, हाट बाजार क्लिनिक योजना वगैरह, वो भी आप उसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो एक तरफ जो सुविधाएं मिल रही थी, जो शहरी क्षेत्र में जो मितान योजना है, आप केवल एक कॉल करते थे, 50 रुपया देते थे, और सब आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जाति, जन्म, निवास, सारी चीज़ें थी। 13-14 प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी, वो भी आपने बंद कर दिया। तो जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी बंद कर दिया, और जो आय के
स्रोत थे उसको भी बंद कर दिया। राजीव मेहतान क्लब को आपने भंग कर दिया। जैसे तो मतलब युवा संगठित हो गए, छोटे मोटे जो काम करते सामाजिक रूप से, खेल कूद करना है, वो सब आपने बंद कर दिया इन 3 महीनों में। तो सारी चीज़ें जो हुआ उससे लोग को समझ आ गया कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो दिल्ली वाले जैसे कहते हैं वैसा करते हैं। 11 लोकसभा सीट जीतने के दावे हैं, 9 पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस है। मोदी लहर में ये नतीजा था। आज कांग्रेस का आंकड़ा क्या होगा, आपका अपना अनुमान और अनुभव क्या कहता है? देखिए, पहली बात है कि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़े थे लोग। गैस सिलेंडर 500 रुपये मिल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, मोदी की गारंटी थी कि 16, 17, 17, 18 में आप 2 साल का बोनस दे रहे थे, आपने दिया 14, 15, 15, 16 का, तो गारंटी वहीं फेल हो गया। उस समय वैसे ही सूखा पड़ा था तो वैसे ही कम मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, 10 साल पुरानी बात है। तो बहुत सारे किसानों की मृत्यु भी हो गई, तो जो फौती उठाए उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी विसंगतियाँ उसमें भी हैं। अभी भी इसमें भी विसंगति है महतारी वंदन योजना में। अभी गंडई गया था तो एक बहने बोले मुझे 2 रुपये मिला, एक जने कहा 3 रुपये मिला। ये भी शिकायत गंडई की बात बता रहा हूँ। और महिलाओं को ऐसा है कि जो पेंशन है वो मिला नहीं था, है ना, उसको काट के दे रहे हैं, ये भी बात है अभी। तो इस प्रकार की बातें, विसंगतियाँ बहुत सारी हैं। जो गारंटी दिए थे वो तो हो नहीं रहा है। तो लोग समझ गए हैं कि चुनाव जीतने के लिए था एक जुमलाबाजी। और जिस हिसाब से वन कटाई, अभी जो वहाँ का हसदेव वाला मामला उठा, तुरंत सरकार बनते नहीं अदृश्य शक्तियाँ काम करने लगी थी, तो उसका भी असर दिखाई दे रहा है। हसदेव से याद आया, लेकिन पहले मैंने पूछा आपसे कि आपका अनुमान और आपका अनुभव आंकड़े में बताइए। हाँ, तो उसमें ये है कि हम अधिकांश, अभी तो पूरी टिकट डिक्लेयर भी नहीं हुआ, हमारे 6 है, लेकिन 6 में से हम अच्छे सीट जीतेंगे। अभी जो कैंडिडेट है कमज़ोर कैंडिडेट हमारे नहीं हैं, अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं। और मुद्दे भी जिस प्रकार से खड़गे जी और राहुल जी जिस प्रकार से एक एक घोषणा जो किए हैं, चाहे किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए, उसका काफ़ी असर दिख रहा था। हसदेव का जिक्र किए इसलिए पूछ लेता हूँ, हसदेव में आपके विपक्ष के दौर में आपके जो साथी रहे हैं, जो हसदेव आंदोलन से जुड़े रहे, आपकी सरकार थी, आप मुखिया थे, आप पर ही सबसे ज़्यादा आरोप लगे कि आपने जानबूझ के ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी कि अडानी को लाभ हुआ। आप चाहते तो सब कुछ रोक देते, आपने रोका नहीं, और इसलिए हसदेव पर खतरा है। आज कोई ट्वीट नहीं आता। मेरी सरकार थी तो रोज़ ट्वीट आता था। हैशटैग नहीं करते, मोदी हैशटैग करके बताए, अमित शाह हैशटैग करके बताए ना भाई, वो तो राहुल गांधी को रोज़ हैशटैग करते थे। आज नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि पूरे जंगल को बचाने के 15 खदानें हमने बचा दी। वहाँ तो पूरा खुलने वाला था। कोल मंत्री से भी बात की, टेंडर हो रहा था, उसको निरस्त करा दिए, 15 खदानें रोक दी, नहीं तो वो तो पूरा उजाड़ जाता। और फिर 1950 वर्ग किलोमीटर हमने आरक्षित कर दी। तो रोकने का काम तो हमने किया, कभी तारीफ के 2 शब्द नहीं निकले। लेकिन अब जब अंधाधुंध कटाई, अदृश्य शक्तियां काम कर रही है, एक बार तो हैशटैग कर लेते यार। खैर, अब ये सवाल एक और जो कार्यकर्ताओं के ही मानस का सवाल है, वो भूपेश बघेल जो पदयात्रा करते हुए छत्तीसगढ़ को नाप रहे थे, क्या भूपेश की वो भूमिका कहीं भूपेश खुद इस समय पा रहे हैं कि कांग्रेस के लिए विपक्ष का वो नेता जो भूपेश था, वो तेवर, वो अंदाज, वो मिजाज प्रदेश को दिखेगा? बिल्कुल, जो जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान देगी उसे पूरी निष्ठा के साथ मैं करूँगा। जब मुझे जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दी थी तो पूरे ताकत के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, और 15 साल के जमे जुमाए सरकार को खाड़ फेंकने का काम, कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वो कार्यकर्ताओं को बदौलत किया ना। वो जान फूकने का काम तो हमने किया था। आज हाईकमान ने फिर से पूछा कि क्या करना है, हमने कहा नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाइए। पीसीसी चीफ मान लो अभी 4 महीने हुआ है, इसको कैसे बदलोगे, तो रहने दिया जाए।
मुझे पूछा गया कि तुम क्या करोगे, मैं बोला आपके साथ काम करूँगा। मुझे किसी कमेटी में रख दो, कोई भी जिम्मेदारी देश में कहीं भेजना भेज दीजिए, मैं जाऊँगा। और गया भी, मुझे हिमाचल भेजा गया, मुझे झारखंड भेजा गया, मुझे बिहार भेजा गया, सब जगह गया मैं। और उसके बाद फिर ये भी समय ही कम है जी, उसके बाद भी सब जगह गया मैं। और फिर जो अलायंस कमेटी है उसके साथ बैठ के कितने दौर की बात की, 10 राज्यों के हमारे पार्टी के लोगों के साथ, फिर दूसरे पार्टी के लोगों के साथ, सबके साथ बैठ के भी आज जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है उस कमेटी में हम लोग हैं। तो मुकुल वासनिक जी हमारे संयोजक हैं, उसके नेतृत्व में हम लोग काम किए। कितने दौर के बाद हमारे हाईकमान के साथ हुई। यानी प्रदेश में वो जो भूमिका 2013 से 18 के बीच थी, खासकर जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, भूपेश का पैदल पैदल चलना, वो भूपेश दिखने वाले हैं जल्दी। नहीं, जो मैंने क्या कहा, हाईकमान जो निर्देश दे वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, थैंक यू। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके राजनीतिक शुभचिंतक से ज़्यादा राजनीतिक विरोधी हैं, और उनकी अपनी शैली में आक्रामकता है, उनका अपना एक तेवर है, अपना एक अंदाज़ है। सियासत में बहुत कुछ कहा नहीं जाता, सुना ज़्यादा जाता है। भूपेश बघेल जी के जो जवाब हैं वो बहुत कुछ स्पष्ट करते हैं, तंज भी, आक्रामकता भी, भविष्य को लेकर बहुत सधी सी लाइन है, भूमिका देंगे तो वो निभाया जाएगा। अब इस लाइन के क्या मायने हैं ये सियासत वाले समझते रहें। भूपेश जी को जो बोलना था वो बोल गए हैं। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ पंचायती में मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।